दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि शादीशुदा तो थी, लेकिन जो उसका शौक था वो कुंवारे लड़कों के प्रति जो उसकी दिलचस्पी थी जो तो वो कुछ ज्यादा ही थी। और वही उसके लिए एक दिन ऐसी परेशानी की सबब बन जाती है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। शादी के बाद वो अक्सर ही नए नए लड़कों को अपने झांसे में लेती थी और उनके साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती थी। अब दोस्तों इसी में एक लड़का उसके संपर्क में आता है और फिर दोनों की जो प्रेम कहानी होती है वो कुछ इस कदर आगे बढ़ जाती है और अपनी प्रेम कहानी में ही दोनों खो जाते हैं। और फिर उनके प्रेम कहानी में खोने के बाद जो कुछ होता है पूरी कहानी में आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये वीडियो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख और सबक मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए अब कहानी की बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो एक महिला की शुरुआत जिंदगी से जो है वो महिला की जिंदगी से शुरुआत होती है। ये दोस्तों कहानी जो है वो राजस्थान के जयपुर की है। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम जो सीमा था, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। उसका पति जिसका नाम विजय था, उनके शादी को लगभग 2-2.5 साल का समय गुजरा था। अब तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोस्तों जो ये महिला थी सीमा, वो शुरू से ही बहुत चंचल स्वभाव की थी। जब अपने मायके में थी तभी भी इसका कई लोगों के साथ अफेयर रहा था। इसकी जानकारी जब इसके घर वालों को हुई तो घर वाले काफी परेशान हुए और फिर इसके शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। अब लगभग 1 साल के आसपास का वक्त बीता था और एक लड़का इन्हें मिल जाता है, विजय। अब सीमा और विजय की शादी हो जाती है। अब जो ये सीमा है वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और फिर अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत कर देती है। दरअसल जो उसका पति था वो ईंट भट्टों पर काम करता था और सीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों सीमा को ऐसा लगा कि जो ये मेरा पति है वो एक मामूली सा मजदूरी करता है और उसके जो शौक थे, जो उसकी इच्छा थी वो कुछ ज्यादा ही बढ़कर थी। दोस्तों सीमा जो थी वो शुरू से ही चंचल स्वभाव की रही थी। अब लड़के जो थे वो अक्सर ही उसकी जिंदगी में आए जाया करते थे। वो कपड़ों की तरह लड़कों को बदलती थी। अब होता क्या है कि जब उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है तो फिर उसके बाद इसका गांव के 2-4 लड़कों के साथ रिश्ते बनते हैं। अब उसके मोहब्बत प्रेम सब कुछ इसके लिए आम बात है और उसके बीच का जो सारा खेल होता है वो सारे लड़कों के साथ खेलती है। लेकिन शायद इन सब चीजों से भी सीमा को खुशी नहीं मिल पा रही थी। वो खुशी नहीं जो खोज रही थी। वो नए नए लड़कों में काफी रुचि रखती थी। जो भी हर कोई नया लड़का होता हो जो कि शादीशुदा ना हो, वो उसकी जिंदगी में आना चाहिए और उसके साथ वो मौज मस्ती करनी चाहती थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और तभी एक लड़का इसकी जिंदगी में आता है जिसका नाम अर्जुन होता है, जिसकी उम्र 26-27 साल के आसपास रहती है और वो भी कुंवारा होता है। अब जो अर्जुन था वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। जो उसके पिता थे उसके उदय नाम राज, वो गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। अब होता क्या है दोस्तों कि एक तो वो इकलौता बेटा था और ऊपर से घर के उसे काफी लाड प्यार मिला था, तो उस वजह से वो काफी बर्बाद लड़का हो गया था, काफी ज्यादा बिगड़ेल लड़का हो गया था। जब वो महिला के संपर्क में आता है तो वो दोनों सारी हदें पार कर जाते हैं और कुछ इस कदर ये हद पार करते हैं कि ये लोग को जब भी वक्त मिलता है, जहां भी वक्त मिलता है, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जरूरतों को पूरी करने लगते थे। अब दोस्तों जो ये अर्जुन था, इन दोनों की जो प्रेम के चर्चा थी वो धीरे धीरे करके समाज में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है और इसकी जानकारी जो है वो उसके पति को भी हो जाती है। जब उसके पति को ये पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो लड़कों के संपर्क में रहती है और उनके साथ गलत काम करती है तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता है और फिर वो अपनी पत्नी को तलाक देता है, यानी कि छोड़ देता है। अब जो इसकी पत्नी होती है वो अब आकर अपने मायके में रहने लगती है। वो मायके चली जाती है लेकिन फिर भी जो इसका लड़कों के साथ का जो संपर्क था वो टूटता नहीं है। दोस्तों अब जो उसका प्रेमी था वो अक्सर ही उसके मायके जाया करता था और वहां पर जाकर उससे मिला करता था। एक दिन की बात होती है कि जो अर्जुन होता है वो महिला से मिलने मायके गया था तो सीमा उसे कहती है कि इस तरह से हम छुप छुपा करके कब तक मिलेंगे, तो ऐसा करो कि कोई काम धंधा पकड़ लो और कुछ पैसे कमाओ तो फिर हम दोनों जो है वो एक पति पति की तरह साथ में रहेंगे। ये ऐसे छुप छुप करके मिलना अब अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। गांव के समाज के लोग दुनिया भर के हमारे बारे में बात करते हैं। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। अब दोस्तों जो ये प्रेमी लड़का होता है वो अपने पिता के पास गुजरात चला जाता है और वहां पर उसके पिता जो है वो उसके कंपनी में नौकरी लगा देते हैं और फिर वो अब वो कंपनी में नौकरी करने लगता है। लगभग 6 महीने के आसपास वो नौकरी करता है और जब 6 महीने में वो कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है तो फिर वो अपने लिए एक अलग कमरा ले लेता है और उसके बाद वो सीमा को भी अपने पास वहीं पर बुला लेता है। दोस्तों जब सीमा गुजरात पहुंचती है तो फिर इन दोनों की जो प्रेम कहानी होती है वो एक पति पत्नी के रूप में बदल चुकी थी। दोनों अब एक ही कमरे में रहते थे
और दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश भी रहने लगे थे। लेकिन सीमा जो थी वो शायद इन चीजों से कुछ आगे ही बढ़कर करना चाहती थी। सीमा का जो शौक होता है दोस्तों, मोबाइल पर वीडियोस देखना और लोगों से बातचीत करना, ये उसके अंदर तो कूट कूट ये गुण भरा हुआ था, कूट कूट करके। अब इन सब चीजों के बावजूद भी वो अभी तक सुधरी नहीं थी। जब अर्जुन अपने काम पर चला जाया करता था तो सीमा अक्सर ही अपने मोबाइल पर जुटी रहती और लड़कों से बात करती रहती थी। अब दोस्तों जब वो अर्जुन के साथ गुजरात चली जाती है तभी भी जो उसकी आदत होती है वो सुधरती नहीं। वो वहां पर भी एक दो लड़कों के संपर्क में आ ही जाती है और जब उसका पति ड्यूटी चला जाता है तो फिर वो लड़कों को कमरे पर बुला लेती है और उनके साथ मौज मस्ती करती थी। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब धीरे धीरे करके जो अर्जुन होता है उसे शक होने लगता है कि जो उसकी बीवी है वो शायद किसी और के ही संपर्क में आ गई है। अब एक दो बार उसने फोन भी चेक किया लेकिन उसमें उसे ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला। और इसके बाद जो कुछ उसे पता चला तो उसने अपनी पत्नी को डांटा भी। अब जब एक बार उसने अपनी पत्नी को डांटा तो फिर वो एकदम से उसकी पत्नी जो रिप्लाई करती है वो सुन करके दंग रह जाता है। सीमा उसे साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं बस तुम्हारी एक प्रेमिका हूँ। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे ऊपर ऐसे हक बना सकते हो, दबाव बना सकते हो। अब ये बातें जो थी वो थोड़ा अर्जुन को खटक जाती है। उसे लगता है कि ये कैसी महिला है, मेरे लिए ये इतना पागल थी और मैं इसे लेकर गुजरात भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो इसको लड़कों से रिश्ते बनाने की लत है वो अब तक गई नहीं। मैं इसका क्या करूं? अब पहले पति को तो वो इसी वजह से उसका पहला पति छोड़ चुका था। अब जब वो दूसरे पति के साथ, यानी कि अभी सिर्फ पति पत्नी की तरह वो लोग रह रहे थे लेकिन उन्होंने शादी ने अभी नहीं किया था, बस ऐसे ही लोगों के समाज के सामने उन्होंने पति पत्नी दिखाया था लेकिन अभी पति पत्नी थे नहीं। अब अर्जुन को यही लगता है कि शायद हो सकता है कि अगर मैं शादी कर लूं और ये तब भी ना सुधरे तो मैं क्या करूंगा। तो अर्जुन उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। इस 1 महीने में पहले तुम ये जो गंदी आदतें तब जब छोड़ोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसकी आदत गंदी हो जाए वो इतनी आसानी से कहाँ उसे छूटती है। उसकी आदत फिर भी नहीं छूटी है। बात करने का जो सिलसिला था वो अभी भी चले जा रहा था। इत्तेफाक से एक दिन अर्जुन ड्यूटी पर गया हुआ था और जब वो वापस आता है तो फिर उसके कमरे में एक लड़का उसको मिल जाता है। अब दोस्तों उसे शंका तो पहले से इस चीज की थी और जब वो अपनी पत्नी से पूछता है तो फिर वो बताती है कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। अब वो उनका लड़का है जो कि उस लड़की का भाई लगता है। अब दोस्तों वो लड़के से पूछता है तो फिर लड़का कोई जवाब नहीं देख पाता है, वो एकदम से घबरा जाता है। अर्जुन जो है वो पूरी तरीके से इस बात को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ये इसका प्रेम है। उस दिन अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़का किसी तरीके से उसके घर से तो निकल जाता है लेकिन वो रात और जो वो दिन होती है दोस्तों पूरे लड़ाई में ही दोनों की गुजर जाती है और खूब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। अर्जुन घर से निकलता है, बाहर चलता है और जाकर के ड्रिंक कर लेता है और फिर उसके बाद वापस अपने कमरे में बाहर आता है। इधर जो सीमा थी वो उसे मुंह फुलाए बैठी हुई थी। अर्जुन जो था वो उसका इंतजार करने लगता है कि किसी तरीके से वो अपने बिस्तर पर जाकर के सो जाए। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे आंखों पर झपकी आनी शुरू हो रही थी। सीमा जाकर के अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन दोस्तों उस रात जो कुछ होता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्जुन को उस रात नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही सीमा बिस्तर पर जाती है और उसे नींद आ जाती है और फिर उसके बाद जो ये अर्जुन है वो तकिया उठाता है और तकिया उठा करके जो उसका गला होता है वो दबा देता है और तब तक वो ऐसा करता है जब तक कि उसके शरीर से प्राण नहीं निकल जाते हैं। अब दोस्तों ये जो घटना है वो तब घटित हुई थी जब लॉकडाउन का समय हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर अक्सर ही चारों तरफ नाकाबंदी थी और आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती थी। अर्जुन जो था वो पूरी तरीके से परेशान हो गया कि अब क्या करूं, इसकी बॉडी को ले जाकर के कहाँ फेंकूं। इसके लिए वो बहुत बड़ी चुनौती बन गई। वो एक बड़ा सा ट्रॉली बैग खरीद लाता है और ट्रॉली बैग में उसकी बॉडी को रख देता है और फिर वो उस बॉडी को उसमें डाल करके अपने शहर जयपुर के लिए निकल जाता है। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा डर भी रहा था क्योंकि पुलिस की नाकाबंदी हर जगह पर लगी थी। पुलिस वाले जो थे वो सभी लोगों को चेक कर रहे थे। अब दोस्तों डरते डरते वो किसी तरीके से पार तो हो जाता है, लेकिन जब वो अपने राजस्थान जिले में प्रवेश करने लगता है तभी अचानक पुलिस के उसके चेहरे और हाव भाव पर कुछ शक होने लगता है। पुलिस जो है वो उसे वहीं पर रोक लेती है और फिर रोकने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है और जब उससे पूछताछ होती है तो फिर वो घबरा जाता है और उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। पुलिस को पूरी तरह से शंका बढ़ जाती है। पुलिस उसे कहती है कि अपना बैग दिखाओ। अब वो बैग दिखाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देता है, मना करने लगता है। अब पुलिस को और ज्यादा शंका बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। पुलिस फिर जब उसका बैग खोल करके देखती है तो फिर उसके बैग में एक बॉडी पाई जाती है जो कि एक महिला की होती है। अब दोस्तों गुजरात पुलिस का वहां पर पूरा स्टेट पुलिस जो थी वहां पर लगी हुई थी, वो अब इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और फिर गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है। अब ये लड़का जेल चला जाता है। अब जैसे ही इसके पिता को ये बात पता चलती है वो एकदम से दंग रह जाते हैं।
उनकी माँ को जब पता चलती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि उसके बेटा तो कमाने गया था, इसने ये क्या कर दिया। अब दोस्तों जो ये प्रतिभा के मर्डर केस में ये जेल जा चुका था। अब उसके पिता बहुत कोशिश किए कि किसी भी तरीके से इसे जमानत मिल जाए, लेकिन फिर भी इसे जमानत नहीं मिलती है। लगभग 2 साल के आसपास का समय बीत जाता है। इसी बीच दोस्तों क्या होता है कि वहां के सरकार ने जो एक नियम लागू किया था कि जो कैदी हैं जो कि लगातार पिछले 2 सालों से या फिर उससे अधिक समय से जेल में बंद है, उनको लगभग 15 दिन की पेरोल पर छोड़ने का निश्चय देती है दोस्तों। और फिर होता क्या है कि उसी पेरोल में इस लड़के का भी नाम होता है, यानी कि अर्जुन का भी नाम होता है। अर्जुन भी 15 दिन की पेरोल पर छूट जाता है और फिर छूट करके वो अपने गांव वापस आ जाता है। अब देखते ही देखते 15 दिन का वक्त भी बीत जाता है। जब पुलिस गुजरात पुलिस राजस्थान के जयपुर इसके गांव पहुंचती है इसको गिरफ्तार करने के लिए, दोबारा जेल भेजने के लिए, तो ये पता चलता है कि ये तो गांव आया ही नहीं। अब दोस्तों ये सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब पुलिस के लिए ये और भी बड़ी चुनौती बन गई थी कि अर्जुन को कैसे ढूंढा जाए। पुलिस पूरी कोशिश करती है अर्जुन के मोबाइल नंबर के द्वारा उसे ट्रेस करने की, और जिनके माँ बाप होते हैं इनके भी नंबर का सीडीआर निकाला जाता है कि कहीं से कुछ जानकारी मिल जाए कि कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अता पता नहीं चलता है। ये पूरी तरीके से ही नदारद हो चुका था। दोस्तों ये गुजरात पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। वहां के जो अधिकारी वगैरह थे, जब उनको ये बात पता चलता है कि जो कैदी को पेरोल पर छोड़ा गया था वो तो भाग गया, उसका कोई अता पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब दोस्तों पुलिस प्रशासन भी इस बात को लेकर के हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। पूरी तरीके से जो प्रशासन होता है वो सक्रिय हो जाता है और इसे खोजने के लिए अनेकों हथकंडे अपनाने लगता है। लेकिन दोस्तों इसने इतनी बारीकी और इतनी बुद्धिमानी से दिमाग लगाया था कि फिर भी इसका कुछ अता पता नहीं चला था। अब देखते ही देखते लगभग 1 और साल का समय बीत जाता है। पुलिस छापा पर छापे मारे जा रही थी और इसकी तलाश में दबिश दिए जा रही थी, लेकिन कहीं भी कुछ अता पता इसका चल ही नहीं रहा था। लगभग ऐसे ही बीते बीते 2 साल का समय बीत जाता है और फिर उसके बाद वहां का जो कोर्ट होता है जिसने इसे सजा सुनाई थी, अब वो पुलिस प्रशासन को डांटती फटकारती है और फिर उसके बाद कहती है कि ये जैसे केस इसे सीबीआई को सौंप दिया जाता है, ये आप लोग से नहीं हो पाए, पता नहीं मिले या ना मिले, जो भी उसको ना मिले तो उसके घर वगैरह को नीलाम करो, जो भी कार्रवाई हो वो आगे बढ़ करके करिए। पहले तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जिंदा है या फिर नहीं है इस दुनिया में, ये भाग गया है, क्या है पूरी कहानी, पहले उसके बारे में पता चले। दोस्तों ये केस अब सीबीआई अपने हाथ में लेती है और अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है। सीबीआई जो है वो सबसे पहले, जाहिर सी बात है, उसकी एकदम शुरू से ही शुरू करती है कि आखिर वो पेरोल पर छूटने के बाद कहाँ जा सकता होगा और वो कहाँ गया होगा। अपने तरीके से वो हर तरीके के हथकंडे अपनाना शुरू करती है। अब जो सीबीआई होती है दोस्तों वो सीधे अर्जुन के माँ बाप से जाकर मिलती है और उनसे जाकर के वो पूछताछ करती है, लेकिन जो इनका जवाब था वो यही था कि हमारा बेटा घर आया ही नहीं है, वो तो जेल में बंद था, हमें क्या पता कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, हो सकता है कि आप लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया हो। अब दोस्तों उल्टा वो लोग पुलिस के ही ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अब जो सीबीआई होती है वो उनकी बातों पर विशेष गौर नहीं करती है। अब सीबीआई जो है वो अपने तरीके से पूछताछ करने लगती है। इन दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया जाता है। उदय राज और उनकी पत्नी को दोनों से अलग अलग सवाल पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो जवाब था वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं मिला था। सीबीआई भी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं कुछ शक होने लगता है कि कुछ न कुछ दाल में जरूर काला है। इसके पीछे एक बहुत गहरा राज था जो कि वो लोग छुपा रहे थे। अब सीबीआई जो है वो अपने तरीके से इन सभी का कॉल डिटेल निकालती है, सीडीआर वगैरह निकालती है, सारी चीजें मोबाइल की निकाली जाती है कि कहीं से कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता है। पूरा मोबाइल नंबर खंगाल दिया जाता है। कुछ जो रिश्तेदार वगैरह शक के आधार पर थे उनको भी बुलाया जाता है, उनका भी नंबर निकाला जाता है, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं चलता है। अब दोस्तों वो लोग पूरी तरीके से हैरान थे कि कैसे आखिर इसका पता लगाया जाए, क्या किया जाए। अब जब दोस्तों सीबीआई उदय राज का फोन चेक कर रही होती है तब उन्हें एक शंका सी हो जाती है एक नंबर को लेकर के। अब उस नंबर का वो लोग लोकेशन ट्रेस करते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो लड़का है वो खाटू श्याम मंदिर के आसपास का लोकेशन है। अब पुलिस को थोड़ा सा उम्मीद जगी है कि शायद यही वो लड़का अर्जुन हो। अब शक के आधार पर ये लोग खाटू श्याम मंदिर जाते हैं और सिविल ड्रेस में जाते हैं, कोई भी पुलिस की वर्दी में वहां पर होता ही नहीं। अब दोस्तों खाटू श्याम बाबा मंदिर में जहां साल में लगभग करोड़ों भक्त लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं जो कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं खाटू श्याम के, तो पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था उसे खोज पाना। पुलिस जो है वो लगभग 2-3 दिन तक सर्च ऑपरेशन अपने तरीके से करती है, लेकिन फिर भी अर्जुन का कहीं दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद ये लोग पूरी तरीके से थक चुके थे, हार चुके थे। और तभी क्या होता है कि ये लोग एक जगह तभी बैठे हुए थे कि फिर अचानक से इनके एक होटल पर नजर पड़ती है जिस पर नाम लिखा होता है अर्जुन होटल।
अब दोस्तों जैसे ही इनकी नजर अर्जुन होटल पर पहुंचती है तो फिर ये लोग वहां पर अंदर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहां जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, खाना पीना खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसे कैसे पहचाना जाए, क्योंकि अब लगभग 4 साल का इस बीच वक्त बीत चुका था। इन 4 सालों में हो सकता है कि अर्जुन पूरी तरीके से बदल भी चुका हो। अब पुलिस को एक छोटा सा क्लू जरूर मिला था कि जो अर्जुन है था उसके हाथ में एक टैटू था और टैटू के आधार पर उसे पहचाना जा सकता है। अब पुलिस उस होटल में जितने भी लड़के बैठे हुए थे, काम करने वाले, खाने वाले, जो भी ज्यादा उम्र के थे, सभी के हाथ का टैटू देखती है, लेकिन किसी के भी हाथ पर कोई टैटू नहीं दिखाई नहीं देता है। अब पुलिस को लगा कि आखिर इसे किस तरीके से पकड़ा जाए। तभी उसमें से एक अधिकारी होता है, उनका दिमाग काम कर जाता है और वो कहते हैं कि अर्जुन थोड़ा सा आओ, तुमसे कुछ काम है। अब जैसे उनके मुंह से ऐसा शब्द निकलता है तो फिर अंदर से एक आदमी निकलता है जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास हो चुकी थी। अब वो जो थे वो हेल्थ बहुत ज्यादा हो गया था, उसका मोटा तगड़ा हो गया था और कहता है कि हाँ बताइए कि क्या काम है। अब दोस्तों जैसे ही वो कहता है कि हाँ बताइए क्या काम है, तो फिर वहां पर 4-6 लोग होते हैं, वहां पर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही हाथ पकड़ते तो वो घबरा जाता है, कहते हैं कि तुम लोग कौन और मेरा हाथ क्यों ऐसे पकड़े हो। तब तक दोस्तों वो लोग जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले होते हैं वो अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि हम गुजरात पुलिस सीबीआई से हैं। अब इतना सुनते ही दोस्तों वो जो अर्जुन होता है वो भागने का प्रयास करने लगता है, लेकिन अब तो वो पुलिस की गिरफ्त में पूरी तरीके से आ चुका था। अब वो भागकर जाता कहाँ। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर गुजरात के लिए रवाना कर देती है। तो दोस्तों जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके गुजरात ले जा रही होती है तो फिर रास्ते में उसे बहुत सारे सवाल भी करती है। पिछले 4 सालों से तुम गायब हो और इस 4 सालों में तुम कहाँ थे, कि तुम्हारे घर वालों को भी जानकारी नहीं है इस बात की। तुम सच सच बताओ कि पूरी कहानी क्या है। अब दोस्तों वो जो पूरी कहानी बताता है वो सुनकर पुलिस का भी दिमाग हिल जाता है। वो बताता है कि जब मैं 15 दिन की पेरोल पर छूटा तो सबसे पहले मैं अपने ही घर गया और घर जाने के बाद मैंने वही सोच लिया कि मुझे अब दोबारा जेल नहीं जाना है, किसी ना किसी तरीके से शहर छोड़ देना है और अपनी पहचान बदल करके जिंदगी जीनी है। अब वो बताता है कि उसके बाद मैं वहां से निकला और वहां से निकल करके पहले मैं होटलों में काम करना शुरू किया और वहां पर मैं लगभग 4-6 महीने तक काम किया। जब कुछ पैसे मेरे पास हो गए और जब मेरा संपर्क भी होटल वालों से हो गया और काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव भी हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही होटल खोल लूं और मैं दिमाग लगाने लगा कि कहाँ होटल खोला जाए जिससे कि इनकम अच्छी खासी हो। तो मेरे दिमाग में यही आइडिया है कि खाटू श्याम मंदिर में बहुत सारे भक्त दर्शन करने आते हैं और वो बहुत अच्छी जगह है, ना तो यहाँ पर किसी को कोई शक होगा, भीड़ भाड़ की जगह भी है। अगर कोई आता भी है तो इतनी आसानी से मेरे पास पहुंच नहीं पाएगा और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया, भाड़े पर एक घर लिया और इसी में अपना होटल चालू कर लिया। इसी बीच एक लड़की भी मेरी जिंदगी में आई जिससे मुझे मोहब्बत हो गई और हम दोनों जो है वो अब लव मैरिज भी कर चुके हैं। पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है लेकिन क्या तुम अपने माँ बाप के संपर्क में कभी थे या नहीं। तो वो बताता है कि माँ बाप के संपर्क में टेलीफोनिक द्वारा तो मैं नहीं था। अक्सर ही जब कुछ होता था तो हम लोग ऐसे ही जाकर मिले थे या फिर मेरे पिता आकर मिल लेते थे, लेकिन मैंने कभी फोन से बातचीत नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं फोन से बात करूंगा तो फंस जाऊंगा और आप लोग पूरी कोशिश करोगे मुझे पकड़ने का। और इसी वजह से ना कभी मैंने माँ से फोन पर बात किया और ना ही पिता से किया। मेरे माँ बाप को पता है कि मैं यहाँ पर होटल चलाता हूँ। अब दोस्तों जब पुलिस ये सुनती है कि उसके माँ बाप को पता है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि देखो उन दोनों को हमने अलग अलग तरीके से पूछताछ किया लेकिन दोनों की जुबान कतई नहीं खुली। किसी भी तरह बेटे को तो बचाने के लिए माँ बाप जो है वो पत्थर की तरह बन गए थे। अब दोस्तों पुलिस पूरी कहानी सुनती है और इसके बाद इसको ले जाती है और फिर गुजरात कोर्ट में पेश करती है, हाजिर करती है और वहां पर हाजिर करने के बाद पुलिस जो है वो इसको आजीवन कारावास की सजा दे देती है। कोर्ट इसको सजा देती है क्योंकि इसने पुलिस के भी साथ धोखा की, गद्दारी किया। इसे पैरोल पर छोड़ा गया और इसने उसका नाजायज फायदा उठाया और उसके साथ ही उसके ऊपर पहले से एक हत्या का मामला दर्ज था, एक अपराध भी दर्ज था और इसीलिए इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई और फिर उसके बाद इसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पुलिस को या कानून को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब दोस्तों ये थी एक कहानी, एक महिला जो लड़कों की शौकीन थी, जो कि नए नए लड़कों के साथ रिश्ते बनाने का शौक था और उस महिला ने एक लड़के की जिंदगी यूं बर्बाद कर दी जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और बहरा भी होता है, ना तो उसमें कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। काश अगर वो इस महिला के संपर्क में आई थी तो इसी के साथ रहती, किसी और लड़के के संपर्क में नहीं रहती तो आज शायद दोनों अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल